नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बस्ती के हरैया स्थित जूनियर हाई स्कूल परिसर में बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कजरी महोत्सव का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को कहिए कि वो पहले अपने आप को बचाएं, परिवारवाद की राजनीति यहाँ नहीं करते। यहाँ सबका साथ सबका विकास की राजनीति होती है। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी पर बयान देते हुए कहा कि 2047 तक राहुल एंड कंपनी को प्रदेश में भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। सफल कार्यक्रम होना, यहाँ के विधायक जी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जनता की सहभागिता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि खुशहाली डबल इंजन की सरकार राम राज्य जैसा माहौल बनाना चाहती है और उस माहौल के क्रम में विकास करना होता है और विकास का मॉडल खड़ा करने का काम रैया में भी हुआ है, बस्ती में भी हुआ है, प्रदेश में भी हुआ है, देश में भी कहाँ डबल इंजन सरकार हुआ होगा। अखिलेश यादव जी को कहिए अपने को बचावेंगे, क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति यहाँ नहीं करते। यहाँ सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। जो 1 रुपया में 85 पैसा खा जाते थे, उनका साथ छोड़ दें, अभी भी शायद उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। लेकिन 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, राहुल गांधी एंड कंपनी देश और प्रदेश में सरकार बनाने का यदि मौका नहीं मिलने वाला। 2027 में सपना देख रहे, सत्ता में सपना मुंगेरी लाल भी देखते थे, क्या सच हुआ क्या? बीजेपी है और इस सरकार के आचरण के लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और अगर संवैधानिक पद पर है तो संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इब्राहिम चौधरी ने उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शौकत अली खान पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। मौलाना ने ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारी पर लालू यादव से गठबंधन की भीख मांगने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि जहां एक ओर ओवैसी की पार्टी देश भर में लोगों के दर पर जाकर गठबंधन की भीख मांग रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में युवाओं को किनारे करने का काम भी कर रही है। देखिए, हमने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ हैं ओवैसी साहब, उनके लिए एक पत्र लिखा है और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से यूपी सूबा हमारा है वो सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ा अहम रोल सियासत में यूपी का है, तो यहाँ से जो बात पहुँचेगी पूरे देश में उसका असर है और पूरी सियासत में उसका असर रहता है। तो यहाँ जिस तरह से हम एक लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उनकी तरफ से कोई भी जो नौजवान हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया और उन जो नौजवानों को पीछे ढकेलने का तो काम किया उन्होंने और विवादित बयान देने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से जो छवि एक यहाँ बन रही है, बिल्कुल निष्प्रभावी छवि बन रही है और जबकि नुमाइंदगी और क़यादत हो रही है मुसलमानों के नाम पर, मुस्लिम पार्टी के नाम पे। तो मुस्लिम शब्द जहां आ गया वहां तो ऐसी हरकत होनी चाहिए कि पूरे समाज को फायदा होना चाहिए, नौजवानों को फायदा होना चाहिए, पूरी इंसानियत को फायदा होना चाहिए, लेकिन चीजें देखने में वो इसके खिलाफ नजर आ रही हैं। वो चीजें हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता से। जितेंद्र, जिस तरीके से एआईएम के अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है, मुस्लिम धर्म गुरु की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय समाज सेवक संगठन के जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं मौलाना इब्राहिम हुसैन जी, उनके द्वारा एआईएम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है और उनको बोला गया है कि इन जो उनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस लालू जी की पार्टी से गठबंधन किया जा रहा है और इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और इस तरीके से उनकी अनदेखी की जा रही है। तो इसको लेकर उनके द्वारा बताया गया कि जो अध्यक्ष हैं उनको उनकी जो अध्यक्ष पद है उससे इस्तीफा दिलाया जाए, जिससे कि
जो उत्तर प्रदेश के जो जी युवा हैं उनको मौका मिले। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, ऐसे में पत्र का कोई जवाब आया है, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तो ये पत्र उनके द्वारा जारी किया गया है और उनसे डिमांड की गई है। अब आगे देखने वाली बात यही रहेगी कि उसके ऊपर उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाते हुए और उनको किस तरीके से उनको पद दिया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कौशाम्बी संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरुदगंज पुलिस चौकी के पास शुक्रवार को प्रयागराज और कौशाम्बी के किन्नरों के बीच क्षेत्रीय बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान 2 किन्नर घायल भी हो गए। घटना के बाद आक्रोशित किन्नरों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चौकी के सामने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। इससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सीओ मझनपुर का कहना है कि जांच की जा रही है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि हम लोग का एरिया का विवाद होता है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी का जैसे किन्नरों का होता है, गुरुदास गुरु नान गुरु, हम चौथी 5वीं पीढ़ी पे हैं। जिला कौशाम्बी के हमारे सारे किन्नर समाज मिल के हमको मुखिया घोषित किया गया है। हम कोई अकेले नहीं हुए हैं। आज हमारे किन्नरों को, हमारे चेले नातियों को कहीं सराय अकिल के थाने में, कहीं ये संदीपन घाट थाने में, जिला कौशाम्बी के अंदर कहीं भी आए दिन मारपीट करते रहते और कहते हमारा एरिया छोड़ के भाग जाओ। अब बताइए, हमको 20 साल हो गया रहते यहाँ भरवारी जिला कौशाम्बी के अंदर, अब वो कह रहे भाग जाओ, हम कैसे भाग जाएं? आज दिनांक 12/9/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना संदीपन घाट की चौकी मुरुदगंज क्षेत्र में ही अभी जनपद कौशाम्बी के किन्नर समुदाय के लोगों के बीच में क्षेत्राधिकार के विवाद को लेकर के हाथापाई की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की गई है। हालांकि दोनों पक्ष को कोई भी विशेष चोट नहीं है, लेकिन इनका विवाद का मुख्य कारण ये है कि जो शुभ कार्यों में इनके द्वारा दान या नेक प्राप्त किया जाता है, उसको लेकर के इनका क्षेत्र बटा होता है। तो क्षेत्र कौन सा किसका है, इस संबंध में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त करने पर तत्काल मौके पर पहुँच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई विशेष चोट की सूचना नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों ने बताया कि हमें चोट है, उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। कुछ किन्नरों का आरोप है कि हमारे 2 साथियों को उठा ले गए। नहीं, ये आरोप पूरी तरह से मिथ्या है। अभी तक ये पूरी तरह से पुष्ट हो चुका है। उठा के कोई किसी को नहीं ले गया है। जी। जिन्हें भी यहाँ से डिस्प्लेस किया, यहाँ से हटाया गया है, वो मेडिकल के लिए किया गया है। उसके पहले सर बताया गया है, उससे पहले भी अभी तक इस आरोपों में पुष्टकारक कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। जी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर से। धर्मेंद्र, जिस तरीके से ये क्षेत्र को लेकर किन्नरों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है, पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसे में अब विवाद शांत हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बता दें, यूपी के कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मुरुदगंज चौकी के पास में किन्नरों को आपसी बधाई लेने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें से घंटों जाम लगा रहा। उस सूचना में पहुंची सीओ मंझनपुर ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। वहीं बता दें कि किन्नरों का आरोप है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया था। अब इस पे सीओ मंझनपुर का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अब बता दें कि कौशाम्बी के जितने भी किन्नर हैं, उसके महंत गुरु मुस्कान जी हैं, जो बताती हैं कि आए दिन कौशाम्बी में इस तरीके की घटनाएं होती रहती। प्रयागराज से चल के कुछ किन्नर आते हैं, वो हमारे किन्नरों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। बधाई को लेकर के हम लोग यहाँ के निवासी हैं, जिससे हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से अभी ये विवाद सामने आया है, जिसमें कई सारे राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, ऐसे ही विवाद पहले भी देखने को मिला है, पुलिस तक बात पहुंची है? जी बिल्कुल, ये पहला नहीं है। ऐसे कई ऐसे विवाद हो चुके हैं जिसपे जाम भी लगा हुआ, काफी उत्पाद भी की किन्नरों के द्वारा किया गया और इसी बंटवारे के लोग जिसमें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी की गई। ये आज होता रहता है, कहीं न कहीं जिले में कौशाम्बी में बधाई को लेकर के ये विवाद होता रहता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली में आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करना महंगा पड़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आरक्षित वन भूमि में लगी झुग्गी झोपड़ी को वन विभाग की टीम ने हटा दिया। वहीं वन कर्मियों के लौटने पर अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ी में आग लगाई। इसके अलावा कार्रवाई से नाराज बड़ी संख्या में वनवासी नौगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वन कर्मियों पर आरोप लगाया। साथ ही नौगढ़ एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत करवाया। आज दिनांक 12/9/2025 को सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि नौगढ़ बीट के दक्षिणी अमदहा कंपार्टमेंट नंबर 15 में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने का झोपड़ी लगा करके प्रयास किया जा रहा था तथा अवैध जुतान भी किया जा रहा था। तो मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तत्काल संबंधित सेक्शन अफसर को मौके पर अन्य वन स्टाफ के साथ मौके पर भेजा और किए गए अतिक्रमण को मुक्त करा दिया गया। लौटते समय जब अतिक्रमण हमारे स्टाफ जो लौट रहे थे तो उनको ये दिखाई दिया कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग अतिक्रमण खाली करा के आए हैं वहाँ पे धुआं दिख रहा है। तो हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ पे वीडियो बना करके वापस रेंज कार्यालय आ गया और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने हेतु इस संबंधित थाने में हम लोगों ने एक तहरीर भी दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार से। धर्मेंद्र, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद भी देखने को मिला, एसडीएम के पास जो वनवासी हैं वो भी गए हैं, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है? ये कुछ अतिक्रमणकारी जो आरक्षित वन भूमि पे ये झुग्गी झोपड़ी लगाकर वो कब्जा करने के प्रयास कर रहे थे। इसकी सूचना जब वन विभाग को मिली तो अपना टीम गठन करके तत्काल मौके पे पहुंची और झुग्गी झोपड़ियों आरक्षित वन भूमि से झुग्गी झोपड़िया को मुक्त करा दिया और मुक्त कराकर जब वापस लौट रहे थे तो खुद अतिक्रमणकारियों ने झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी। इसकी धुआं उठता देख जब वन विभाग की टीम को जो जानकारी हुई तो दूर से अपना वीडियो बनाकर जब चले आए और अतिक्रमणकारियों को के द्वारा स्थानीय थाने में तहरीर भी दे दिया है। इन जो अतिक्रमणकारियों को घेरते हुए विभाग द्वारा देखे गए तो ये लोग क्या करिए महिलाएं और बच्चे परिवार सहित एक तहसील का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन एसडीएम साहब ने उनको आश्वासन देकर मामला को शांत करा के वापस भेज दिया कि इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी है, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। खबर गोंडा से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी तिराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस मुठभेड़ में अंकित सिंह नामक बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। दरअसल कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 बदमाश अंकित सिंह और शिवम यादव नवाबगंज थाना क्षेत्र में किसी बाइक छिनैती और लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच पुलिस और एसओजी टीम को पता चला तो उन्होंने घेराबंदी कर ली। बदमाश अंकित सिंह ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी। आज दिनांक 12 सितंबर की रात्रि को थाना नवाबगंज क्षेत्र में थाना नवाबगंज पुलिस एवं एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिनमें बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान लेने की नियत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश अंकित सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से उसका अन्य साथी भागने का प्रयास करते हुए वो भी पकड़ा गया, जिसका नाम शिवम यादव है। यह दोनों थाना कर्नलगंज क्षेत्र के जनपद गोंडा के निवासी हैं। इन दोनों बदमाशों के द्वारा विगत करीब 8-9 दिन में जनपद गोंडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 छिनैती की घटनाएं की गई थी तथा बलरामपुर और बाराबंकी में भी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इनके शीघ्र गिरफ्तारी हेतु हमारी कई टीमें लगातार काम कर रही थी, जिनको आज उनके अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत मैनुअल और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर सफलता प्राप्त हुई है और यह दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों बदमाशों के कब्जे से मौके से एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा 20,000 रुपए नगद जो इनके द्वारा विभिन्न घटनाओं में छीने गए थे,
5 मोबाइल फोन जो इनके द्वारा विभिन्न घटनाओं में जो है लोगों से छीने गए थे वो बरामद हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से कुख्यात गौकश नावेद घायल हो गया, जबकि गौकश के दोनों साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी गौकश के पास से एक जिंदा गौवंश, एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, पशु कटान के यंत्र, कुल्हाड़ी और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस फरार गौकशों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवा के जंगल में हुई। यहां पर पुलिस को मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ गौकश गौवंश काटने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की तो गौ तस्करों ने पुलिस पार्टी के ऊपर ही फायर कर दिया। फरार आरोपी आसिफ और शहजाद पर कई जगहों पर पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि बलवा के जंगल में कुछ गो तस्कर हैं जो पशु कटान के फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस इस जगह पे आई है। इन्होंने कुछ गो तस्करों को देखा, उन्होंने उनको रोकने का जब प्रयास किया तो भागते हुए उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जिस पर आत्मरक्षा पुलिस ने जब गोली चलाई तो एक अभियुक्त है नावेद सनाफ नसीम निवासी खेड़ी करमू, लगभग 20-25 साल के आसपास का है। इसके पैर में गोली लगी है और इसके 2 अन्य साथी थे शहजाद और आसिफ। ये तिमरसा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। ये इनके ऊपर करीब आधा दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। जो घायल हुआ है नावेद, उसके पास से 315 बोर तमंचा और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और घटनास्थल से एक गोवंश बरामद हुआ है। कुल्हाड़ी, छुरे और रस्सी, ये सब उपकरण बरामद हुए हैं। उसको जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसकी हालत सामान्य है। शेष विवेचना पर है। इसी के साथ खबर मेरठ से है, जहां देह व्यापार की सूचना पर कबाड़ी बाजार में पुलिस ने छापेमारी की और 21 युवतियों समेत 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके अलावा जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए युवतियां लाई गई। आपको बता दें कि मानव तस्करी रोधी इकाई और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। आपके पास से मेडिकल के लिए कुछ महिलाएं आई हैं, कितनी महिला आई है, कहाँ से आई है, क्या बताया गया, क्या आपने उसमें जांच में पाया गया? इसके अंदर जो है टोटल 14 महिलाएं लाई गई हैं ASTU थाने की तरफ से, जो कि देह व्यापार में संदिग्ध पाना बताया गया था पुलिस द्वारा। इनका मेडिकल परीक्षण कराने लाया गया है। 7 महिलाओं का परीक्षण हो चुका है, 7 महिलाओं का परीक्षण अभी चल रहा है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं नेपाल से भी हैं, कितनी महिलाएं नेपाल से हैं, कितनी? वो तो केस बाय केस से जो है उस हिसाब से देख के ही बता पाएंगे। अभी साथ ही पेपर देखे हैं। क्या बाहर की भी महिलाएं हैं? बाहर की महिलाएं। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जाता है कि तड़के 3:30 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस बीच बरेली पुलिस ने इस घटना के बाद दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। बरेली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन भी किया है। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर FIR पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी।
जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। RLM MIS का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, स्थापना दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। 4D CT सिमुलेटर, लिनेक मशीन जिसके द्वारा कैंसर मरीजों का सटीक इलाज किया जा रहा है। संस्थान में 128 स्लाइस CT स्कैन, 1.5 टेस्ला MRI, डिजिटल एक्सरे, USG मशीन, इन सब के लगने से मरीजों के प्रतीक्षा समय में कमी आई है। साथ ही भर्ती मरीजों की जांचें सेम डे की जा रही हैं। संस्थान में हाई एंड माइक्रोस्कोप फॉर अल्ट्रा प्रिसीजन सर्जरी उपलब्ध है जिससे रोगियों के आंख तथा कान की गुणवत्तापूर्वक सर्जरी की जा रही है। संस्थान के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने 25 हाईपेक सर्जरी की जा चुकी है जिसके लिए पूर्व में मरीजों को प्रदेश के बाहर जाना होता था। संस्थान के यूरोलॉजी विभाग द्वारा 235 रीनल ट्रांसप्लांट ऑलरेडी किया जा चुका है तथा गर्भवती किया जा चुका है। संस्थान में जो पिछले वर्ष निर्माणाधीन कार्य हुए हैं उसमें मुख्य चिकित्सा भवन के 6ठे एवं 7वें तल पर ट्रांसप्लांट सेंटर का निर्माण प्रगति पर है जहां पे बोन मैरो, लीवर तथा रीनल ट्रांसप्लांट की सुविधा अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगी। राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 100 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का ब्लॉक निर्माण है जो अगले साल बन के तैयार हो जाएगा। संस्थान के नवीन परिसर में केंद्र सहायता योजना के अंतर्गत इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है जो अगले साल बन के तैयार हो जाएगा। संस्थान के नवीन परिसर में छात्र छात्राओं के लिए 444 डबल सीटेड रूम्स की बहुमंजिली छात्रावासों का निर्माण भी शुरू किया जा रहा है जिससे बच्चों को रहने में सुविधा होगी। संस्थान की सबसे बड़ी चुनौती है स्पेस का कम होना और दिन पर दिन बढ़ती मरीजों की संख्या से यह चुनौती और बड़ी होती जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए 1000 बेड का हॉस्पिटल, OPD कॉम्प्लेक्स और एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण नवीन कैंपस में प्रस्तावित है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।